बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10 फिज़िक्स में यूनिट नंबर 10 है और उसमें जो टॉपिक है वो है रिपल टैंक का। रिपल टैंक स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा जो है ये लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो इसका प्रोसेस है ये यूज़ होगा जो कन्वेक्स और कनकेव लेंस में होता है। कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो सेंटर से थिक होता है और एजेस पे जो है वो थिन होता है। ये बेसिकली करता क्या है कि जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं और इसमें इंटर होती हैं इस लेंस में, ये जो गोल सा है ये आपको लेंस नज़र आ रहा है, इसमें जब एंटर होती हैं तो ये लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर लेता है, एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर लेता है। जैसे ये मैग्नीफायर होता है, ज़्यादातर एक जैसे वो शीशे टाइप का होता है, वो क्या करता है कि अगर सूरज के सामने उसको ऐसे पकड़ा जाए तो जो सूरज की रोशनी है उसको एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो उसको कन्वर्ज कर लेता है, और अगर किसी कागज़ के ऊपर उसको थोड़ी देर तक रखे तो कागज़ जल जाता है। तो ये कन्वेक्स लेंस का काम ये होता है कि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इस वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। जैसे ये एक लाइट रेज जो है इसके ऊपर पड़ती है तो वो सारी लाइट रेज को क्या करता है, एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर लेता है, और उस लाइट रेज की जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, ब्राइटनेस है, वो बढ़ जाती है उस पॉइंट के ऊपर। यानी कि ये पैरेलल आ रही हैं लाइट रेज ऊपर से नीचे की तरफ, और जब इस लेंस में से गुजर जाती हैं उसके बाद वो एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती हैं। अब ये कनकेव लेंस है हमारे पास, कनकेव लेंस, और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। बेसिकली ये करता क्या है कि जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं, इसमें से जब गुजरती है तो ये लाइट रेज को फैला देता है, डाइवर्ज कर लेता है, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये जो छोटी क्लासेस हैं उसमें ये इसी को पढ़ते हैं, और उसमें पूरी इसकी डिटेल होती है कि कैसे कन्वर्ज करता है लाइट को या डाइवर्ज करता है, और क्लास 10 में इसी में हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद जो यूनिट है गालिबन कोई 12th यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे। अब ये लाइट रेज पैरेलल आई हैं तो इसने जो है उसको क्या किया है, डाइवर्ज किया, फैलाया है लाइट रेज को, यानी कि कॉर्नर की तरफ जो है वो बढ़ गई है लाइट रेज, और सेंटर में जो है लाइट नहीं आ रही, यानी कि यहाँ पर थोड़ी कम है, इस वजह से यहाँ पर आपको इतनी ब्राइटनेस नज़र नहीं आएगी, इसके एजेस पे आपको ब्राइटनेस नज़र आएगी। ये कनकेव लेंस है जो कि सेंटर से थिन है और एजेस पे जो है वो थिक है। उसके बाद अब ये हम चलते हैं अपने जो असल टॉपिक है उसकी तरफ। रिपल टैंक है। रिपल टैंक बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो के ज़रिए से हम वाटर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, और फिर उन वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टडी करते हैं। तो इसमें जो एक हमारे पास पावर सप्लाई होती है, और दूसरा हमारे पास एक वाइब्रेटर होता है, और फिर ये एक शैलो टैंक ऑफ वाटर, इसमें पानी जो है वो मौजूद होता है। ये एक टेबल है। बेसिकली ये जो वाइब्रेटर है इसको जब ऑन किया जाता है, ये क्या होता है कि ये मतलब जब जैसे एक मोटर सी है छोटी सी, ये जब ऑन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ये वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है उसके बाद ये जो ये आपको एक तख्ता सा नज़र आ रहा है लकड़ी का, इसके ऊपर हमने रखा हुआ है, और ये जो वुडन बेंच सा है, ये इस ट्रे के अंदर जो पानी पड़ा है उसके साथ हल्का सा टच होता है। जब ये मशीन जब ये मोटर चलती है, वाइब्रेट करती है, तो ये जो वुडन बेंच है ये क्या करता है कि ये इस पानी के साथ जो टच होता है तो ये वाइब्रेट करने लगता है। ये पानी जो है इसमें भी वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जब ये वेव जनरेट होती हैं तो इस वाटर वेव ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, इस ट्रे का जो नीचे बेस है, बॉटम है, वो ग्लास का होता है। ये आगे अभी जाके मैं आपको बताता हूँ ये ग्लास का क्यों होता है। रिपल टैंक की हम डेफिनेशन क्या करेंगे। रिपल टैंक इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स।
अभी हम इसको ज़रा डिटेल के साथ देखते हैं। ऊपर हम एक लाइट जो है बल्ब उसको ऑन करते हैं और ये पावर सप्लाई इसको भी ऑन कर लेते हैं। उसके बाद ये मोटर जो है ये ऑन हो जाती है। ऑन होती है तो ये वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशन की वजह से इसमें वेव्स जनरेट हो जाती हैं, वाटर वेव्स। इस तरह जैसे जो फ्रीक्वेंसी इस मोटर की होती है वही फ्रीक्वेंसी इन वाटर वेव्स की होती है। अब ऊपर से जब लाइट पड़ती है तो इस पानी में से ये जो लाइट की रोशनी है ये गुजर जाती है। जब गुजरती है तो नीचे हमने कोई पेपर या स्क्रीन जो है वो रखी हुई है जिस पे आपको ये पैटर्न नज़र आएगा वेव्स का। अब इसमें ये जो कुछ जो है वो ब्राइट वो नज़र आ रहा है आप लोगों को पैटर्न, और कुछ जो है वो डार्क। ये कंप्लीट एक पैटर्न यानी कि डार्क ब्राइट ये आपको नज़र आएगा। ये आपको क्यों नज़र आएगा? ये क्रेस्ट और ट्रफ की वजह से। मैंने ऊपर आपको लेंसेज के बारे में बताया है कि यहाँ पर जब पानी में वेव्स बनती हैं तो होता बेसिकली क्या है कि जो क्रेस्ट होता है पानी का, यानी कि जो उभरी हुई सतह है, वो एज अ कन्वेक्स लेंस जो है वो बिहेव करता है। यानी कि अब जैसे ये लेंस की तरफ दोबारा चलते हैं। अब जब इस तरफ पानी ऊपर की तरफ उठ जाता है, ऐसे ये क्रेस्ट होता है पानी का, तो ये एज अ कन्वेक्स लेंस बिहेव करता है, क्योंकि ऊपर से जब लाइट रेज पड़ती हैं तो वो सारी लाइट रेज को एक ही जगह पर कन्वर्ज कर लेता है और वो जगह हमें ब्राइट नज़र आ रही होती है। तो ये जो क्रेस्ट है इसकी वजह से ये आपको जो कंप्लीट पैटर्न है इसमें ये जो ब्राइट जगह आपको नज़र आ रही हैं वाइट कलर में, जो ये स्ट्रिप्स हैं वाइट कलर में, ये क्रेस्ट की वजह से है। और जो ब्लैक आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि जो वाटर वेव्स है उसमें ट्रफ भी होता है। ये ट्रफ बेसिकली जो पानी की वेव्स इस तरह ऊपर और नीचे बनती हैं, तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है हाफ साइकिल वो उसको हम ट्रफ कहते हैं। तो ये अब कनकेव लेंस की तरफ हम चलते हैं। ये कनकेव लेंस में आपको नज़र आ रहा है ये जो दरमियानी जगह है इसकी ये गहरी है। तो ये क्योंकि पानी की जो सतह है वो उभरी हुई और इस तरह नीचे की तरफ गहरी होती है जब वेव्स बनती है वो। तो अब ये जो कनकेव लेंस है, जो इसका ट्रफ होता है वो एज अ कनकेव लेंस बिहेव करता है। जब इसमें से लाइट रेज गुजरती हैं तो वो सेंटर में से, क्योंकि लाइट रेज को वो डाइवर्ज करता है, फैला देता है, तो ये मतलब कि क्या होता है कि साइडों पे लाइट को डाइवर्ज कर लेते हैं, जबकि सेंटर में जो है लाइट वो इतनी ज़्यादा नहीं आती। इस वजह से वो जो जगह होती है वो हमें डार्क नज़र आ रही होती है। तो इस वजह से ये जो नीचे पैटर्न हमें नज़र आ रहा होता है ये क्रेस्ट और ट्रफ की वजह से है। क्रेस्ट जो है वहाँ पर क्योंकि जो उभरी हुई सतह है पानी की, जब वेव्स बन जाती हैं तो वो एज अ कन्वेक्स लेंस बिहेव करता है। तो उसमें से जब लाइट रेज गुजरती हैं तो वो लाइट रेज को एक ही जगह पे कन्वर्ज कर लेता है। और साथ में क्रेस्ट के साथ ट्रफ भी होता है। ट्रफ जो है वो क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर लेता है, फैलाता है। तो इस वजह से जो ट्रफ होता है उसके सेंटर में जो जगह होती है वो आपको ब्लैक नज़र आ रही होती है इतनी ज़्यादा, यानी कि वो ब्राइट नहीं होती। वहाँ पर रोशनी की शिद्दत जो है वो कम होती है, जबकि साइडों पे वो रोशनी की शिद्दत को डाइवर्ज कर लेते हैं। तो इस वजह से हमें एक जो पैटर्न पूरा कंप्लीट नज़र आता है वो ब्लैक और ब्राइट और डार्क। तो ये इस तरह की वेव जो नीचे पैटर्न है ये हमें वाटर वेव का जो क्रेस्ट और ट्रफ है वो बता रहा है। अब नीचे स्क्रीन मतलब इस यहाँ पर आप कोई वाइट पेज रख लें या इस तरह का कोई भी जो स्क्रीन है, मतलब कोई वाइट कलर में बोर्ड है या इस तरह कोई चीज़ भी आप नीचे रख सकते हैं जिस पे आपको ये कंप्लीट जो पैटर्न है वो नज़र आ रहा होता है। यानी कि ऊपर से लाइट रेज आती हैं, क्रेस्ट और ट्रफ में से गुजरती हैं। क्रेस्ट के नीचे जो है वो ब्राइट बनता है और ट्रफ के नीचे जो है ये ब्लैक लाइन सी बनती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वाटर वेव्स बनती हैं उनमें वेव फ्रंट बेसिकली ये एक इमेजिनरी सरफेसेस होते हैं। यानी कि जैसे पानी में लहरें बनती हैं तो ऊपर वाली सतहें जितनी भी हैं अगर उनके ऊपर एक लाइन ड्रा कर ली जाए तो वो उनको हम वेव फ्रंट कहते हैं। या जो नीचे ट्रफ वाली सतह यानी कि जो गहरी जगह बनती हैं वेव में, जाहिर बात है जब एक वेव बनती है तो एक ऊपर वाली सतह बनती है और एक नीचे।
तो या तो सारी जितनी ऊपर वाली सतहें हैं वो सारी एक ही एंगल के साथ ऊपर आती हैं, और जो नीचे वाली जगह हैं वो सारी एक ही एंगल के साथ वो सारे एक ही वक्त में नीचे की तरफ जो है वो आती हैं। तो अगर सारी मतलब कि जैसे एक साइनोसाइडल वेव होती है, उसकी उस वेव की जितनी भी क्रेस्ट होते हैं उन वो अगर एक ही फेज के साथ एक ही एंगल के साथ ऊपर की तरफ आ रहे हैं, उन सब ऐसी लाइन हम ड्रा करें, ऐसी शेप हम ड्रा करें कि उसके जितने क्रेस्ट हैं उसको वो टच कर ले, तो वो जो शेप से हमारे पास बन जाएगी, यानी कि वो जो लाइन होगी वो उनको हम क्या कहेंगे, ये वेव फ्रंट को जाहिर करती है। या फिर जितने भी ट्रफ हैं जो नीचे की तरफ मतलब वेव में जो पानी एक तो ऊपर की तरफ आता है, एक नीचे की तरफ, जो नीचे वाली सतहें जितनी भी बनती हैं अगर उसके ऊपर हम शेप ड्रा कर लें, तो ये हमारे पास जो है वो एक वेव, वो भी वेव फ्रंट होती है। तो यानी कि वेव फ्रंट यानी कि हम कैसे कह सकते हैं, जैसे पानी में वेव्स बनती हैं तो ऊपर की तरफ उभरी हुई सतहें जो आती हैं बेसिकली वो डिस्टरबेंस होती है। जो अगर आप एक पानी में एक ही पॉइंट के ऊपर कोई वेव जो है वो जनरेट कर लेते हैं, तो वो जो ऊपर की सतह पानी ऊपर की तरफ आता है वो जब नीचे जाता है तो अपने साथ वाले जो लेयर्स हैं पानी की उसमें उसी तरह की वेव जो है वो जनरेट करते हैं। तो ये वेव फ्रंट जो है ये एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर जो है हम तो हल्का सा इसको सिर्फ टच करते हैं। अब आगे चलते हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वेव की। सबसे पहले जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स है फ्रॉम अ प्लेन बैरियर। अगर ये जो हमारे पास रिपल टैंक है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये तो जिस तरह एक ट्रे होती है, ये एक ही गहराई की होती है, लेकिन अगर हम दरमियान में कोई एक साइड पे एक ब्लॉक, वुडन ब्लॉक या इस तरह की कोई चीज़ रखें, तो जाहिर बात है कि जो जहाँ पर हमने ब्लॉक रखा है वहाँ पर पानी की जो सतह है ऊपर, यानी कि वहाँ पर गहराई कम हो जाएगी पानी की, क्योंकि नीचे ब्लॉक होगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे नीचे पानी कड़ा है, उसमें आप नीचे ईंट रखते हैं, तो उस ईंट की ऊपर जो गहराई है पानी की वो कम होती है, और जहाँ पर ईंट मौजूद नहीं है वहाँ पर जो है पानी की गहराई ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि एक शैलोअर मीडियम बन जाता है उसी रिपल टैंक में, और एक जो है वो डीप मीडियम। अब रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है कि अगर हम जो वेव फ्रंट इस तरह जा रही होती हैं, वेव जा रही हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और किसी एक एंगल के ऊपर हम वहाँ पर एक बैरियर रख दें, कोई एक ऑब्स्टेकल रख लें, कोई एक रुकावट रख लें, तो होगा क्या कि जो ये वेव जिस तरह जा रही हैं इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, तो जैसे ही इस ऑब्स्टेकल के साथ वो क्या होंगी, स्ट्राइक करेंगी, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी कि मुड़ जाएंगी उसी सरफेस से। जैसे ही इसके साथ वो स्ट्राइक करेंगी तो वो मुड़ जाएंगी, अपना जो पाथ है वो बिल्कुल, यानी कि वो बाउंस बैक हो जाएगी वो वेव। अब ये वेव्स स्ट्राइक से पहले उसका जो एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है नीचे वाले में जब ये वाटर वेव स्ट्राइक कर जाती हैं उसके बाद इन वाटर वेव्स का जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ बन गई है, यानी कि वो इस बैरियर से रिफ्लेक्ट हो गई हैं। पहले क्या थी कि लेफ्ट से राइट की तरफ ये वाटर वेव जा रही थी, जैसे इस बैरियर से वो स्ट्राइक करती हैं उसके बाद वो उनकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ हो जाती हैं। तो यानी कि ये क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुई है वाटर वेव की। अब यहाँ पर अगर हम मिसाल के तौर पर उसका जो एंगल है वो देखना चाहें, तो ये क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि ये यहाँ पर ये जो सरफेस है इसके ऊपर अगर हम एक नॉर्मल जो है वो ड्रा कर लें 90 डिग्री का बिल्कुल, तो ये जो वाटर वेव्स हैं वो जो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगी उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल। और जब ये स्ट्राइक कर जाती हैं इस बैरियर के साथ, उसके बाद जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं इसी नॉर्मल के साथ, इन वेव का ये जो नीचे की तरफ अब आ रही हैं रिफ्लेक्टेड वेव्स, वो जो एंगल इस नॉर्मल के साथ बनाएंगी उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये वाटर वेव में होती है, तो जाहिर बात है इसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं वो क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो वाटर वेव का एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो यानी कि वाटर वेव जो है वो क्या करती हैं,
रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो शो करती हैं। यानी कि ये भी वाटर की एक करेक्टरिस्टिक है कि वो रिफ्लेक्शन शो करती है, यानी कि ये वेव्स हैं तो उसने रिफ्लेक्शन जो है वो शो करना है। तो when wave moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. अब यहाँ पर क्या है कि एक मीडियम और दूसरा मीडियम कौन सा है? ये जो पानी वाला मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये लिक्विड मीडियम है। अगला जो हमने बैरियर रखा हुआ है ये सॉलिड मीडियम है, ये सॉलिड है। तो यानी कि एक लिक्विड का मीडियम है और एक सॉलिड का है। तो पहले पानी की जो वाटर वेव्स हैं वो लिक्विड में जा रही हैं और जैसे ही सॉलिड के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वो उससे वापस मुड़ जाती हैं, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्शन हो जाती है। यानी कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर दाखिल होने की जब ये कोशिश करती हैं तो उस मीडियम के साथ टकराने के बाद वो मुड़ जाती हैं, बाउंस बैक हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो वाटर वेव्स हैं ये रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो शो करती हैं। उसके बाद रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? जब कोई भी वेव्स होती हैं वो एक मीडियम से मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती हैं तो वो अपना जो पाथ होता है उसको चेंज कर लेती हैं, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने ऊपर लेंस देखा है, ऊपर से लाइट रेज आ रही थी पैरेलल, वो एयर का मीडियम था और जैसे ही वो लेंस में ग्लास में एंटर हुई हैं तो वो कन्वर्ज हो गई, यानी कि अपने पैरेलल लाइंस जितनी भी थी वो एक ही पॉइंट की तरफ मुड़ गई हैं। तो ये जो लाइट वेव्स का जो मुड़ गई हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि हमने क्या किया है, दो मीडियम कैसे बनाए हैं, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाना है रिफ्रैक्शन के लिए। तो जो रिपल टैंक है उसमें एक तरफ हमने कोई ऐसे वुडन ब्लॉक रख लिया है ताकि वहां पर जो है वो क्या हो, जो पानी की सतह है वो ज़्यादा गहरी ना हो, और दूसरी तरफ हमने कोई चीज़ पानी के अंदर नहीं डाली। यानी कि अगर हमने यहाँ पर ईंट या इस तरह की कोई भी लकड़ी का वुडन ब्लॉक रख लिया हो तो उसके ऊपर जो पानी की गहराई है, जो यानी कि उस ब्लॉक के ऊपर जो पानी की सतह है वो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होगी जितनी दूसरी तरफ है। अब वाटर वेव जब किसी एक यानी कि गहरी एक मीडियम से जहाँ पर डीपर मीडियम है वहाँ से एंटर होगी शैलोर मीडियम में, तो वो क्या होगी कि उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, और जिसकी वजह से उसकी जो, यानी कि पहले ये वाटर वेव्स इस तरह जा रही थी, जैसे ही वो शैलोर मीडियम में एंटर हुई हैं तो वो क्या हो गई हैं, तो वहाँ पर वो अपना पाथ उन्होंने चेंज कर लिया। यानी कि पहले ये एरो आपको शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे ही वो दूसरी मीडियम में एंटर होती हैं तो उनका जो पाथ है ये एरो अब आपको इसकी डायरेक्शन बता रहा है रिफ्रैक्शन की। यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद जो वाटर वेव्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। पहले डायरेक्शन बिल्कुल लेफ्ट टू राइट थी, अब जैसी दूसरी मीडियम में एंटर हुई हैं तो उनका पाथ थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया है। तो यानी कि वाटर वेव जो है वो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है ये भी शो करते हैं, यानी कि दूसरा करेक्टरिस्टिक हो गया। उसके बाद रिफ्रैक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल्स इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। और अगर वाटर वेव्स हैं तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स कहेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट, ये अगर लाइट ये वाटर वेव्स हैं ये एक शैलोर मीडियम से डीपर मीडियम की तरफ जाती हैं, या डीप मीडियम, यानी कि डीप जो जहाँ पर वो पानी गहरा है वहाँ से ऐसी डायरेक्शन में जा रही हैं कि जब वो किसी एक शैलो वाटर की तरफ, यानी कि ज़्यादा गहराई से कम गहराई वाली उस पानी की तरफ वो वाटर वेव्स मूव कर रही हैं, तो उसमें क्या फ़र्क आएगा ये अभी आपको मैं बताता हूँ, ये समझने वाला है टॉपिक। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब वो गहरी, यानी कि जहाँ पर गहराई पानी की ज़्यादा है वहाँ से कम गहराई की तरफ जाती हैं, तो ये जो वेव लेंथ है, यानी कि क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। तो ये चेंज हो जाता है। ये चेंज कैसे होता है? और इसकी स्पीड जो है वो भी चेंज हो जाती है।
ये अभी आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे होता है। अब यहाँ पर जो वेव है इसकी जो ये जो आपको वेव लेंथ नज़र आ रही है ये यहाँ पर ज़्यादा है वेव लेंथ, और ऊपर जो है वेव लेंथ कम है। नीचे से ऊपर की तरफ पानी जा रहा है, यानी कि डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जो है वेव्स जा रही हैं। तो अब यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगी, एक तो आपको ये नज़र आ रहा होगा इसकी जो वेव लेंथ है ये डिक्रीज हो जाती है। दूसरा जो है इसमें क्या चेंज आता है कि पानी की जो रफ्तार होती है वो भी यानी कि जो वाटर वेव्स हैं उनकी रफ्तार जो है वो भी कम हो जाती है। यानी कि डीप वाटर में वाटर वेव्स की जो स्पीड होती है वो फास्टर होती है, और जहाँ पर पानी की गहराई कम होती है वहाँ पर जो पानी की स्पीड है, रफ्तार है, वो कम होती है। यानी कि जहाँ पर गहराई ज़्यादा तो पानी की रफ्तार ज़्यादा, और जहाँ पर पानी की गहराई कम तो वहाँ पर जो है जो स्पीड ऑफ वाटर है, पानी की रफ्तार, जो वाटर वेव्स हैं उनकी रफ्तार जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये कैसे, ये अभी आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले अब हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब नीचे से ज़रा स्टार्ट करते हैं, जहाँ से पानी की जो वाटर वेव्स हैं ये जहाँ से ट्रैवल कर रही हैं जिस डायरेक्शन में, तो जहाँ से स्टार्ट लेती हैं वहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। v1 इज इक्वल टू एफ लैम्डा वन। ये v1 और लैम्डा वन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों चेंज होती हैं, इस वजह से इनको हमने वन वन का नाम दिया है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है वो वाटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे एक जैसी रहती है। अब यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो f इज इक्वल टू वी वन ओवर लेमडा वन आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये फर्जी वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर पुट की है। अगर स्पीड ऑफ वाटर जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड है, और जो लैम्डा है वो हमारे पास, यानी कि जो वेव लेंथ है वो हमारे पास 6 मीटर है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें ना जो वाटर की जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए, तो ये जो स्पीड ऑफ वाटर है अगर वो है कम, यानी कि पहले 12 थी अब क्या हो गई है 6, तो पहले वाटर जो वेव लेंथ है वो थी 6, अब वेव लेंथ क्या हो गई है 3। तो यानी कि जो स्पीड थी वो पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है, और जो वेव लेंथ है वो भी पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है। ऊपर जो है वो शैलो वाटर में उसकी जो वेव लेंथ है वो कम हो गई है, तो यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज हमारे पास आती है। यानी कि दोनों जो दोनों कंडीशन है उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है। यानी कि हमने अगर एक ही वाइब्रेटर से दोनों वेव जनरेट किए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो उसी वाइब्रेटर की है। अब हमारे पास जो स्पीड है यहाँ से अगर हम फाइंड करना चाहें तो v1 इज इक्वल टू एफ लैम्डा वन, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, और लैम्डा वन नीचे क्योंकि लैम्डा ज़्यादा है तो v1 इज इक्वल टू एफ लैम्डा वन, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो स्पीड है वाटर की वो 12 मीटर पर सेकेंड है, और ऊपर जो वाटर की स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे सेम रहती है। ये इस तरह है कि यहाँ पर देखें आपको 3 वेव्स नज़र आ रही हैं, ऊपर आपको 6 वेव्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर इस तरह है कि ये जो, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। इसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी कि ये क्या होती है कि इस पॉइंट में से ये जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं वो क्या होती हैं, 1 सेकेंड में वो 6 वेव्स गुजर जाती हैं। यहाँ पर भी इसी तरह है कि 1 सेकेंड में ये 6 वेव्स गुजर जाती हैं। यहाँ पर जो है इसकी स्पीड, यानी कि यहाँ पर क्या था कि अगर हम इस तरह देख लें, ये 3 वेव्स जो हैं ये डिस्टेंस तो वही है। अब यानी कि ये ऊपर वाला डिस्टेंस अगर आप देख लें, टोटल जो पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है ये बराबर है। अब क्या हुआ है कि इसमें अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये है कि जो 6 वेव्स हैं वो 1 सेकंड में, यानी कि वो एक पॉइंट में से गुजरती हैं, तो इस तरह की बड़ी बड़ी वेव्स अगर 1 सेकंड में
टोटल 6 वेव्स इस तरह की बड़ी बड़ी गुजर जाएं तो उसने तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेना है, तो इसका मतलब है कम वक्त में ज़्यादा फासला, तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। ऊपर जो छोटी छोटी वेव्स हैं, तो अगर ये 6 भी गुजर जाती हैं तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना डिस्टेंस नीचे वाले 3 वेव्स ने जो है वो कवर किया है। यानी कि ये नीचे वाली जो वेव्स हैं उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो 3 वेव्स ने कवर किया है। हालांकि इसकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो इसका मतलब है 1 सेकंड में इस तरह की 6 वेव्स गुजरेंगी इस पॉइंट में से। अगर 6 वेव्स गुजरती हैं तो इसका मतलब है इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेना है। और ऊपर वाली जो है वो क्या है कि 1 सेकंड में अगर इस तरह की 6 वेव्स गुजरती हैं तो उसने कम जगह, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो उसने कम कवर करना है। तो एक जैसे वक्त में अगर डिस्टेंस डिफरेंट हो तो ज़्यादा डिस्टेंस वाली की स्पीड ज़्यादा होती है और कम डिस्टेंस वाली की स्पीड कम होती है। यानी कि ये जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं ये क्या होंगी कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसने क्या, ये 3 वेव्स ने डिस्टेंस जो है वो 0.5 सेकंड में कवर किया है। और ऊपर वाली जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं कि ये जो 6 के 6 वेव्स हैं उसने 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया है। अब ये सेम डिस्टेंस लेकिन टाइम का फर्क, ऊपर वाली जो है वो 1 सेकंड में ये डिस्टेंस वेव्स कवर कर रही हैं, नीचे वाली जो है वो इसी को 0.5 सेकंड में कवर कर लेती है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है इसकी स्पीड कम है। इस वजह से इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि 1 सेकंड में इसमें से 6 वेव्स पास होनी है और 1 सेकंड में इसमें 6 वेव्स ऊपर वाली में पास होनी है। यानी कि फ्रीक्वेंसी दोनों के सेम रहेगी, लेकिन नीचे वाली वेव्स क्योंकि बड़ी हैं लेंथी हैं तो इन्होंने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है, इन्होंने जो ऊपर वाली है उन्होंने डिस्टेंस कम कवर करना है। इस वजह से दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है लेकिन डिस्टेंस का डिफरेंट है कि पर सेकंड नीचे वाले डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेते हैं तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, और ऊपर वाली वेव जो है वो 1 सेकंड में कम डिस्टेंस कवर करती हैं तो इसकी स्पीड कम है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह भी लगा सकते हैं, अगर कोई बहता हुआ पानी है तो वहां पर अगर लहरें जो है वो बड़ी बड़ी बन रही हैं तो इसका मतलब है वो जगह जो है वो गहरी है। और जहां पर छोटी छोटी वेव्स बनती है इसका मतलब है वो जगह इतनी गहरी नहीं है। यानी कि अगर दरिया इस तरह बह रहा है, इस तरह कोई बरसाती नाला है, कोई किसी इस किस्म का कोई पानी है, कोई नहर है, उसमें पानी बह रहा है, तो आप बगैर छलांग लगाए भी आप उसको बता सकते हैं कि ये जो जहां पर बड़ी बड़ी वेव्स बनेगी वहां पर पानी की गहराई जो है वो ज़्यादा होगी, और जहां पर छोटी छोटी वेव्स बनती हैं वहां पर पानी की गहराई जो है वो कम होगी। यानी कि जहां पर बड़ी वेव्स बनती हैं पानी की गहराई ज़्यादा और छोटी छोटी वेव्स बनती हैं तो पानी की गहराई कम। इसी तरह अगर आप जो जहां पर बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं वहां पर आप छलांग लगाते हैं तो आपको ज़्यादा तेज़ी के साथ वो बहा के ले जाती हैं, जबकि छोटी छोटी वेव्स जो बनती हैं उतने तो वहां पर आपके बचने के चांसेस कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो है इतनी स्पीड के साथ आपको नहीं लेके जाती। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या होता है? ये ऐसा फिनोमेना है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर है, वाटर वेव्स हैं कि उसमें जब वेव्स गुजरती हैं किसी एक ऑब्स्टेकल में से तो वो स्प्रेड हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये जो डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस है ये इसमें आपको कब कब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ज़रा आप समझें इसको। मिसाल के तौर पर ये जो वाटर वेव्स हैं इनकी वेव लेंथ को आप देखें, जितना ये दो क्रेस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जितनी लेंथ है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। अब ये जो वेव लेंथ है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्स्टेकल जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखेंगे तो आपको इतना क्लियर जो है ये डाइफ्रैक्शन या सेमी सर्कल्स आपको नज़र नहीं आएंगे। ये डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस आपको तब नज़र आएगा कि जितनी वाटर वेव्स की जो वेवलेंथ है उतनी ही आप इन ऑब्स्टेकल के दरमियान जो फासला है वो भी उतना ही रखें, या कंपेरेबल जो है वो हो इस वेवलेंथ के, यानी कि जितनी इसकी वेवलेंथ है इतना इन स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस हो, तब आपको ये डाइफ्रैक्शन ज़्यादा नज़र आएंगी। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको डाइफ्रैक्शन इतनी क्लियर नज़र नहीं आएगी। तो यानी कि ये वाटर वेव्स जो है वो किसी एक ऑब्स्टेकल में से, किसी स्लिट्स में से के दरमियान में से गुजरती हैं तो आपको ये ऐसे फैलती हुई नज़र आएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस कहते हैं।
अब यहाँ पर आप देखें कि अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो वाटर वेव्स हैं इसमें इनकी जो वेवलेंथ है वो और दोनों स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो ये आपस में कंपेरेबल हैं या तकरीबन बराबर हैं। इस वजह से आपको ये जो सेमी सर्कल्स हैं वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं। जो स्प्रेडिंग है वाटर वेव की वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं। तो यानी कि यहाँ पर डाइफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा क्लियर है। तो जितना इन सेपरेशन इन स्लिट्स के दरमियान जो ऑब्स्टिकल के दरमियान जो सेपरेशन है वो जितना ज़्यादा कंपेरेबल होगा वेव्स की जो वेवलेंथ है उसकी, तो जो डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस है वो ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आएगा। तो इस वजह से ये जो ऊपर वाली स्लिट्स है उसमें हम देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान सेपरेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स। इस वजह से जो डाइफ्रैक्शन है वो इतनी क्लियर नहीं है। जबकि नीचे जो है इसमें सेपरेशन जो है वो और वाटर वेव की जो वेवलेंथ है वो तकरीबन बराबर हैं या कंपेरेबल हैं साइज में। तो इस वजह से जो डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस है वो ज़्यादा क्लियर है। तो डाइफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स इसको भी हम देखते हैं। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वाटर वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। यानी कि जब बेंड होना या स्प्रेड हो जाना, जिस तरह लाइट जो है लाइट वेव्स वो अगर किसी एक ऑब्स्टेकल के बिल्कुल एज के ऊपर जो है वो पड़ती हैं तो वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो इसी तरह ये बैंड हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। इसी तरह जो वाटर वेव्स है इसका अभी हमने देख लिया कि वो बिल्कुल एक ऑब्स्टेकल के अराउंड में क्या होती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। इस वजह से ये जो है इसका फिनोमेना ये डाइफ्रैक्शन का है। तो वाटर वेव जो है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन तीनों फिनोमेना जो है वो शो करती हैं। तो ये इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये रिपल टैंक में जो वेव्स बनती हैं, वाटर वेव्स बनती हैं, ये भी वेव्स हैं उस इस वजह से क्योंकि ये इसमें वेव्स की तमाम वो खसूसियात हैं जो एक आम नॉर्मल वेव में हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है वो पुट करें तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।